साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस विषय पर बात करते हैं जिस पर पिछले 3 दिन से देश की राजधानी अर्थात दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली में एक सरकार है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार है। एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिसने 1 दशक पहले देश में यह दावा किया था कि वह राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। बदलाव की बात उन्होंने कही थी, पूरे तंत्र में, पूरी व्यवस्था में। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर देकर कहा कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं और ये जो कट्टर बेईमान देश में हर स्तर में बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और देश में एक नई व्यवस्था निर्मित करेंगे। पिछले 1 दशक से ये कशमकश चल रही है। अन्य राजनीतिक दल इस बात से हमेशा परेशान रहे, नाराज भी रहे कि ये इतनी ईमानदारी के संदर्भ में बात क्यों करते हैं और इतने ईमानदारी के दावे क्यों करते हैं। इसलिए समय समय पर जब भी मौका आया तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, ये जताने की कोशिश की कि इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। समय समय पर ऐसे मसले भी आए, कभी इनके विधायकों के संदर्भ में केस आए, कभी मंत्रियों के संदर्भ में केस आए, पर ताजा मामला बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि इस बार निशाने पर सीधे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जिनकी हैसियत पार्टी में केजरीवाल के बाद नंबर 2 की है। कमोबेश अगर समझना चाहे तो ऐसी है जैसी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह की। तो आप पार्टी के अमित शाह समझे जाने वाले मनीष सिसोदिया इस समय सीबीआई हिरासत पे है और सीबीआई हिरासत में इसलिए है कि उनके पास संदर्भ में यह आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में एक नई शराब नीति लागू की। उस शराब नीति को लागू करने के माध्यम से सरकार को तो करोड़ों की चपत लगाई ही, साथ ही पार्टी के लिए करोड़ों का वारा न्यारा भी किया। सीबीआई से जुड़े हुए सूत्र इस संदर्भ में कई कहानियां प्रचारित कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंतर्गत तकरीबन 170 फोनों का इस्तेमाल किया। 17 फोन या सिम का इस्तेमाल तो स्वयं मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया। एक दिन में ही उन्होंने 3 मोबाइल हैंडसेट एक ही सिम के माध्यम से इस्तेमाल किए। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन मोबाइल सेटों को बाद में तोड़ दिया गया, यानी सब कुछ बड़ा संदेहास्पद सा हो गया। मनीष सिसोदिया अपनी इस गिरफ्तारी के संदर्भ में पहले से ही तैयार थे। जिस समय वो सीबीआई में पूछताछ के लिए जा रहे थे, एक जुलूस की शक्ल में गए। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो क्रांति के लिए निकले हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने बड़े भावुकतापूर्ण तरीके से यह भी बताया कि वो राजनीति में तो अनायास ही आ गए, अरविंद केजरीवाल के कारण आ गए। अच्छे खासे पत्रकार थे, बड़ा पैसा था, बड़ा या प्रमोशन था, पर उसके बाद उन्होंने झुग्गी बस्तियों में काम किया और पिछले 1 दशक से जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उसकी शायद कीमत इस रूप में चुकाने का समय आ रहा है। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी है जो बीमार है, उसका ध्यान रख लेना। उन्होंने तमाम बच्चों के संदर्भ में यह संदेश दिया बतौर शिक्षा मंत्री कि चाचा भले ही तुम्हारा जेल में है, लेकिन तुम्हें व्यथित नहीं होना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। इन सब के बीच में इस समय भारतीय जनता पार्टी काफी खुश है। वो बता रही है, देखो हम लोग कहते थे ना ये लोग ईमानदार नहीं है, कट्टर बेईमान है, ये बेईमानी सामने आ गई है। आज हम इसी पर बात करेंगे। देश की राजनीति के अंतर्गत विपक्ष का यह आरोप है कि इस समय जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है वह चुन चुनकर इरादतन विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है और किसी न किसी मामले में उलझाकर उनको इस तरीके से जेल के पीछे भेजने की कोशिश कर रही है या ईडी सीबीआई के चक्कर में उलझा रही है। समझने की कोशिश ये भी करेंगे, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, पर सच्चाई यह भी है कि जब ये मसले अदालत में जा रहे हैं तो ये तमाम नेता जमानत तक हासिल कर पाने में सफल नहीं हो रहे। अगर उन्हें जमानत देने के संदर्भ में कोर्ट तैयार नहीं हो रहा है तो क्या यह ना माना जाए कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। आज के संदर्भ में भी घटनाक्रम यह है कि जब सीबीआई अदालत ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में देने का आदेश दे दिया तो इसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात पर भी खिन्नता जताई कि आपने हाईकोर्ट जाने के स्थान पर सीधे सुप्रीम कोर्ट किस लिए आना चाहा। तो एक नाजुक मसला है, देश की सियासत से जुड़ा हुआ भी, आम आदमी पार्टी के भविष्य से जुड़ा हुआ भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 2024 में एक बड़ी संभावना के तौर पर देखा जा रहा था। मनीष सिसोदिया का जेल जाना इस संभावना को कैसे प्रभावित करता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि अब अरविंद केजरीवाल करेंगे क्या। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे परिचय कराएं और भारतीय सियासत से जुड़े हुए इस गंभीर मसले पर तथ्यों को भी परखने की कोशिश करें
और भविष्य को आंकने की भी कोशिश करें। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मॉरल्स। राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध ही नहीं है। निकोलो मैकियावेली महान राजनीतिज्ञ हुए इटली के। यूरोप के चाणक्य के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है। बिस्मार्क और मैकियावेली, ये दो नाम यूरोप के इतिहास में बड़े सम्मान से लिए जाते हैं। उन्होंने ये बात कही थी। हम आजकल बात करते हैं कि राजनीति में नैतिकता नहीं रही। 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले भी यही कहा जाता था, राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं। इसे ध्यान में रखते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उन लोगों के संदर्भ में जिन्होंने देश को यह बताने की कोशिश की थी कि हम राजनीति में नैतिकता के साथ स्थान बनाएंगे। क्या हुआ उस नैतिकता का, सवाल है। इस सवाल का उत्तर खोजने में हमारे साथ मददगार है एडवोकेट नरेंद्र सोनी, जिस आम आदमी पार्टी को लेकर हम इतनी बात कर रहे हैं उसके प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ है। हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख है, जो कटघरे में है विपक्षी नेताओं के, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। लोग बोलते हैं जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए, बाकी विपक्षियों को निपटाने के लिए यही सब कर रहे हैं। अभिषेक चौधरी जी हैं, उस पार्टी से हैं जो ऐसे मसलों में असमंजस में हो जाती है, भाजपा के साथ खड़े हों या आपके साथ खड़े हों या कहां खड़े हों, पर वो हमारे साथ है। और इन सबके बीच में कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए जाने माने अधिवक्ता कपिल साखला जी हमारे साथ है। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तय बात है हमें नरेंद्र सोनी जी से ही करनी है, उनसे ही समझना है क्या हो रहा है आपके साथ, या क्या कर रहे हैं आप तो बात कर रहे थे ईमानदारी की, फंसे भी तो किसमें, शराब के मसले पर। 17 नवंबर 2021 को एक पॉलिसी लाते हैं, उसके बाद में मई 2022 में उसमें संशोधन करने की कोशिश करते हैं। आरोप लगाया है सीबीआई की चार्जशीट में 5% के मुनाफे को आप 12% पे कर दिए मार्जिन को, और उसके अंतर में से 6% के खेल से पंजाब में सरकार बना लिए, बाद में गुजरात में भी खेल कर दिए, इतना सब कुछ आपने कर दिया। ऐसे आरोप हवा में तैर रहे हैं और आपके प्रखर नेता माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में है, पहुंचने की तैयारी में है, क्योंकि अभी तो वो सीबीआई हिरासत में, अगला कदम जेल के संदर्भ में ही लोग मान के चल रहे हैं। गुलरेज शेख जी की पार्टी पे बड़ा भरोसा है लोगों का। क्या कहते हैं नरेंद्र सोनी जी, क्या हो गया आपके साथ? देखिए हिमांशु जी, अभी जो आपने बात कही और आपने ये भी कहा कि ये आरोप हवा में तैर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये आरोप हैं और हवा में ही हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जो उनकी बात ना माने उनसे किस तरह से बदला निकालना है और उनको किस तरह से सबक सिखाना है, ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर ना कोई जान सकता ना कोई कर सकता है। जी। मनीष सिसोदिया जी ने पिछले दिनों एक बात कही थी मीडिया के सामने आकर, जब गुजरात चुनाव चल रहा था उस दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने सारी बातें आके सामने कह दी थी। जी। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई या तो हमारी बात मान लो, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि या तो हमारी बात मान लो नहीं तो जेल तो जाना पड़ेगा। तो मनीष सिसोदिया जी पे हमें गर्व इस बात पर है कि उन्होंने जेल चुना, उन्होंने अपनी पार्टी, समाज और लोगों के साथ गद्दारी नहीं चुनी। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि शिंदे साहब अगर इनकी बात ना मानते तो हो सकता है वो भी जेल में होते। अगर बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी जी इनकी बात ना मानते तो हो सकता है वो भी जेल के अंदर होते। जी। अगर आसाम के मुख्यमंत्री शर्मा जी इनकी बात ना मानते तो हो सकता है वो भी जेल के अंदर होते। और अडानी जी जिस तरीके से दोनों की मिली भगत से ये सरकार जो है पूरा देश आज जिनके हाथों में खेल रहा है जी। तो उनकी जांच करने के लिए जो पूरे देश का पैसा जहां डूब गया, एलआईसी को डुबाने के चक्कर में है, सारे बैंक खतरे में आ गए हैं, उनकी जांच करने के लिए सीबीआई के पास वक्त नहीं है। जी। अभी मैं पिछले चैनल पे एक सीबीआई के पूर्व अधिकारी को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि आज सीबीआई की हालत ये है कि सीबीआई को कोई भी एफआईआर करने से पहले, कोई भी जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। जी।
और आप तो समझते हैं भैया केंद्र में किन की सरकार है। जी। केंद्र में उनकी सरकार है जो अपने आप को देश का आका मान बैठे हैं। उनको लगता है कि ये सत्ता उनको अब पूरे जीवन भर के लिए मिल गई है, तो इसको जैसे इस्तेमाल करना है वैसे कर लो। और वो ये अपनी सीबीआई, ईडी, जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं, जी। मेरा ये कहना है कि वो उनका इस्तेमाल अपने विरोधियों पर कर रही है, जो उनकी बात नहीं मानते, जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उनके खिलाफ किया जा रहा है। और ये उसका पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो पूरा का परपंच, राजनीतिक परपंच जो तैयार होते हैं, उसको सीबीआई केवल एग्जीक्यूट करने का काम कर मैं रही है। सोनी जी थोड़ा विनम्रता के साथ, आपने काफी कुछ कह लिया, पर सवालों के उत्तर चाहिए देश को, हमको भी, अपने दर्शकों के लिए। ये नीति में बदलाव क्यों किए? भाई नीति थी 60% दुकानें सरकारी हुआ करती थी, 40 निजी क्षेत्र की थी। ये सरकारी दुकानों को बंद करके निजी दुकानें खोलने के लिए आप इतने तत्पर क्यों हुए? आप तो देश बदलने निकले थे ना। ये ज्यादा दारू बिके, जहां पे दुकानें नहीं है वहां पर भी दुकानें खुलें। आप तो स्कूल खोलने के लिए आए थे, अस्पताल खोलने के लिए आए थे, सड़कें बनाने के लिए आए थे। आज पता चल रहा है कि आप तो शराब की दुकानें जहां जहां नहीं है वहां पर भी खुल जाए इसके लिए आए थे। एक इस पे बताइए। दूसरा ये भी बताइए कि आपने तमाम लोगों को राहत दी, ऑटो वालों को राहत दी, आम आदमी को राहत दी, ये तो ठीक है। ये शराब के ठेकेदारों के लिए 114 करोड़ रुपए की, आप अडानी अंबानी की बात करते हो, पर ये शराब ठेकेदारों के 114 करोड़ रुपए माफ करने का काम आपने क्यों किया है, इसके संदर्भ में समझना है। ये शराब ठेकेदारों के लिए इतनी चिंतित केजरीवाल की सरकार क्यों हो गई? और तीसरी बात आपसे ये समझना चाहता हूं, भाई भाजपा को मनीष सिसोदिया खलते हैं, मनीष सिसोदिया के अलावा सत्येंद्र जैन भी खलते हैं, पर समझ में आता है कि सबसे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल खलते हैं। अरविंद केजरीवाल मस्त अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, बाकी सब जेल में रहते हैं। इस करिश्मे के संदर्भ में भी तो थोड़ा बताइए। तो 3 विषयों पर थोड़ा नरेश सोनी जी रोशनी दीजिए, हम समझना चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा खलता है वो मुख्यमंत्री के तौर पर बड़े मस्त बैठा है, बाकी संतरी जो है वो इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, कोई जेल में रहता है, कोई बेल में रहता है। तो 3 विषयों के संदर्भ में रोशनी मिले। एक, शराब की दुकानें हर वार्ड में खुल जाए इसकी चिंता। एक, शराब ठेकेदारों के संदर्भ में चिंतित होकर उनकी टेंडर फीस को माफ करना। और तीसरा ये कि सबका जेल जाना पर केजरीवाल जी का बने रहना। ये क्या कहलाता है रिश्ता? जैसे अडानी के संदर्भ में राहुल गांधी पूछ रहे थे ना, मोदी जी का फोटो दिखा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो केजरीवाल का कुछ नहीं होता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तीनों विषयों पर थोड़ा बताएं। देखिए हिमांशु जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और इस सवाल पे अब बहुत अच्छे तरीके से पहले भी हमारे एक प्रवक्ता ने जवाब दिया है जी कि आपने कहा कि ये पॉलिसी क्यों लेकर आए। जी। देखिए दिल्ली के अंदर अवैध शराब का बहुत बड़ा कारोबार चलता था, जिसमें अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हुई? क्यों इस पॉलिसी से? क्योंकि ये अवैध कारोबार में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे जी और इसके प्रमाण हैं। जी। यदि आप ग्राउंड पे जाके और लोगों से बातचीत करेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए की तस्करी किस तरह से दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में और दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में और दिल्ली के अलग अलग इलाके में करते थे जी। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो शराब की दुकानें थी वो बिल्कुल एकदम गलत तरीके से जिस तरीके फैली हुई थी, जैसे मान लीजिए एक कोने में 70% दुकानें हो गई, दूसरे कोने में थी नहीं। मैं माफी के साथ सोनी जी एक सवाल कर लेता हूं आपसे। ये भाजपा के लोग बहुत ही गलत लोग हैं, आपकी बातचीत से ऐसा समझ में आ रहा है। अवैध शराब का धंधा करते थे, सारे भाजपा के ही लोग थे। पर दिल्ली का इतिहास पलट के देखते हैं ना तो पता चलता है कि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, पर अवैध शराब का काम भाजपा ही करते थे। तो इस पे भी थोड़ा रोशनी हो ही जाए। नीति कांग्रेस सरकार की थी और अवैध शराब का कारोबार में संलिप्त भाजपा ही रहते थे, कांग्रेस ही नहीं रहते थे। तो थोड़ा इस पे भी रोशनी मिल जाए, ऐसी काबिलियत कैसे भाजपाइयों में थी, थोड़ा पता रहे ना हम लोगों को। काबिलियत तो हिमांशु जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा है जी। और इतनी ज्यादा है कि दूसरों की सरकारों को किस तरीके से गिराना है इनको मास्टरी हासिल है इस मामले में। और भारतीय जनता पार्टी के थे, आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस के भी थे और अभी भी हैं, अभी भी हैं। इसलिए कर लिया आपने। परेशानी ये हुई कि ये पॉलिसी किसी भी तरीके से लागू नहीं होनी चाहिए जी। और इस पॉलिसी को इन्होंने
पहले इन्हीं के एलजी साहब उसको ओके करके साइन करते हैं जी और बाद में उसी पे एफआईआर करवा दी जाती है। और जी जहां तक आपने कहा कि इसको वापस क्यों लिया गया, जी तो भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के माध्यम से लगातार अधिकारियों पर क्या प्रेशर बनाती है, ये मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पूरा देश देख रहा है जी कि दिल्ली के अफसरों ने इतना डर गए कि इस पॉलिसी पे काम करने से ही मना कर दिया, तो सरकार को ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। जी लेकिन यही पॉलिसी पंजाब में भी लागू है, पंजाब की सरकार ने इसको लागू किया, जी पंजाब में अच्छा चल रहा है, पंजाब में सरकारी खजाने में बहुत फायदा दिया इस पॉलिसी ने। लेकिन अब आते हैं दूसरी बात पे कि आपने कहा अरविंद केजरीवाल क्यों बचे हुए हैं। बचे नहीं हुए हैं, इनकी तो नहीं नहीं, पूरी आप तो तैयारी। सवाल को लांग गए मेरा। अरविंद केजरीवाल तीसरा सवाल है। दूसरा सवाल था ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने के संदर्भ में, उस पर भी तो बात करेंगे ना। जरा ऐसा थोड़ी है आप ऐसे ही निकल जाएंगे। देखिए, पूरे देश के अंदर कोरोना पेंडेमिक के दौरान देश की अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारों ने जिस तरीके से, नगर निगम ने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट को राहत दी जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, हरियाणा की सरकार ने। अरे नरेंद्र सोनी जी थोड़ा रुकिए ना। आप क्या आप बड़ा निराश कर रहे हैं हम लोगों को। क्या है आपकी पार्टी से हम लोगों को बड़ी उम्मीदें रही। क्या है 80 के दशक में नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी। 21वीं सदी में नैतिकता के सबसे बड़ा पैरोकार आप थे। तो इसलिए आपसे दो सवाल थे, आपके द्वारा उत्तर नहीं मिल रहा कि क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हर वार्ड में शराब की दुकान खुलना सुनिश्चित हो इसलिए लाया गया था, यही काम आपके पास बचा था? इसका सीधा उत्तर चाहिए था। दूसरा, इसको राहत, इस राज्य में राहत, उस राज्य पर आप तो कुछ अलग करने के लिए थे ना। ये शराब ठेकेदारी मिले थे आपको राहत देने के लिए कोरोना काल में, उनके लिए 144 करोड़ रुपए माफ करना आपको जायज दिखाई देता है? आपको लगता है चूक गए हम लोग, ये हमारा ध्येय नहीं था, ये हमारा सिद्धांत नहीं था, ये हमारी नीति नहीं थी, कहीं ना कहीं चूक गए, ये शराब ठेकेदार हमारी प्राथमिकता में आ गए? इस पर कुछ कहिए नरेंद्र जी, बहुत ईमानदारी की बात करिए। बड़ी अपेक्षा रही है देश को आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है, अपेक्षाएं हैं। और दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली के लोगों को जितनी भी अपेक्षाएं हैं, अरविंद केजरीवाल ने उन सारी अपेक्षाओं पे खरे उतरे। दिल्ली के लोगों के उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे काम करके दिखाया है। और ये तो एक मतलब छोटी सी चीज उठा ली जाती है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है लोगों का पैसा माफ नहीं किया कंपनियों का? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना काल के दौरान जिन जिन लोगों पे भी संकट आया, जिन जिन लोगों को भी परेशानियां हुई, सरकार ने तो सबकी मदद की, लोगों की भी मदद की, सबकी मदद की। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपका तीसरा वाला सवाल है जी कि अरविंद केजरीवाल क्यों बचे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल बचे हुए नहीं है हिमांशु जी। अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों से घिरे हुए हैं जी। अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। इसलिए उनके आसपास जितने काम करने वाले लोग हैं जी, जितने सरकार को चलाने वाले लोग हैं, पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके उन पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। और किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल, एक सवाल और लेता हूं, नहीं तो ये इंटरव्यू में तब्दील हो जाएगा। मुझे आना है अभिषेक चौधरी और डॉक्टर गुलरेज शेख के पास। अरविंद केजरीवाल को पता है कि मैं किस खतरे में हूं। अरविंद केजरीवाल को पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके संदर्भ में क्या चाहती है। इसलिए केजरीवाल जी ने तय कर रखा है जितने भी सर कलम होंगे वो सिपाही या सिपह सालारों के होंगे, मेरा नहीं होगा। इसीलिए दिल्ली में गिने चुने मंत्री, इतने सारे विभाग, तो अरविंद केजरीवाल होशियार आदमी है। मानते हैं आप अपने नेता के कायल हैं कि नहीं? एक भी विभाग उन्होंने अपने पास नहीं ले रखा है। कैसे कोई जना कुछ कर लेगा? इस कुशलता के लिए, इस दूरदृष्टि के लिए आप अपने नेता के मुरीद हो गए कि नहीं हो गए? थोड़ा ये बताइए नरेंद्र मोदी। नहीं, देखिए क्या है कि ये माननीय मुख्यमंत्री का ये अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो किस व्यक्ति को कितने डिपार्टमेंट देते हैं और किसको क्या काम करने का अधिकार देते हैं। उनकी हर एक व्यक्ति को अपनी टीम बनाने का अधिकार है। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उसने दिल्ली के लोगों को रिजल्ट दिया। सीधा सवाल है, दाएं बाएं नहीं। 18 विभाग थे अभी,
जब सिसोदिया जी ने इस्तीफा दिया है 1 घंटे पहले, और अरविंद केजरीवाल जिस पे दिल्ली की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, अपने पास एक विभाग नहीं रखा है। इस उदारता को या इस चतुरता को कैसे देखते हैं आप? अंशु जी, मैं वही बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी के मुखिया भी वही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वही है। तो हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है कि किस तरीके से काम करना है। तो ये अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। अब आता हूं मैं डॉक्टर गुलरेज शेख के पास, जो देश में हुकूमत कर रहे हैं। उनकी रणनीति को जानने में हमारी दिलचस्पी है। जैसे आम आदमी पार्टी ने आपका जीना आराम किया हुआ है, बड़ा अपमानपूर्ण लगता है पूरे देश में आपकी हुकूमत पर। जहां पर आप सब बैठे हैं वहां पर आपकी हुकूमत, सीधे रास्ते से नहीं तो ऐसे रास्ते से। कितने मुग्ध हैं गुलरेज शेख आप अपनी इस रणनीति पर? नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर हुई हिमांशु जी जी। कि कम से कम जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मित्र बैठे उन्होंने ये नहीं कह दिया कि अरविंद केजरीवाल इसलिए जेल नहीं में जा रहे क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बी टीम बन चुके हैं बीजेपी के। अभी अभिषेक चौधरी जी वो बोलने वाले हैं थोड़ी देर में, तो इससे पहले वो बोलते मैं बोल दूं, क्योंकि इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बातें ऐसी चलती हैं। लेकिन अपनी बात को आरंभ करूंगा मैं एक सैचुरेटरी वार्निंग के साथ आपके दर्शकों के लिए कि शराब पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अभी चीजें अच्छा है ना कि कब सीबीआई के बाद कोर्ट पे जाएंगी, और जब कोर्ट पे जाएंगी तो दूध का दूध और दारू का दारू हो जाएगा। और ये तो आज आपने देखा किस प्रकार से सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा आ गया। 7 महीने जेल को स्पा बनाने के बाद मसाला इस्तीफा दे दिया जी। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे आम आदमी पार्टी के कि सेम शराब नीति, ये मेरे मुंह से गलती से निकल रहा था, लेकिन शेम शराब नीति जो है वो पंजाब में भी चल रही है। लेकिन पंजाब में इन्होंने भगवंत मान की सरकार ने जो ऑनलाइन फॉर्म थे नई शराब नीति के तहत उसको विड्रॉ कर लिया है। क्यों विड्रॉ किया है? आपके दिमाग की घंटियां भी बज रही होंगी। और मैं तो हिमांशु जी एक बात कहता हूँ, तो मेरे शब्दों को आप याद रखना कि अभी तो मनीष सिसोदिया का केवल शराब घोटाला सामने आया है। अभी छोटे छोटे बच्चों की जो एजुकेशन के साथ इन्होंने घोटाला किया है ना, जब वो सामने आएगा तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा दे दे। क्योंकि किन आंखों से लोगों से आंखें मिलाएंगे जी? ये लोग पक्के बेईमान लोग हैं, कट्टर बेईमान लोग हैं। हर किसी को बेईमान कहते थे, लेकिन अंदर से इनका जो हाल था ना वो अब सामने आने लगा है। और हुआ ये है कि अब ये प्याज की परतें निकल रही हैं तो आंसू निकल रहे हैं, और आंसू निकल रहे हैं तो इस्तीफे निकल रहे हैं। आम आदमी पार्टी साहब एक्सपोज हो चुकी है कि झूठ की बुनियाद पे बना महल कैसे बड़बड़ा के गिरता है, वो आज देख लिया जाता है। गुलरेज शेख जी थोड़ा ये बताइए, ये मामले में एफआईआर हुई 17 अगस्त 2022, छापा पड़ा मनीष सिसोदिया के 19 अगस्त 2022, और सारी जांच के बाद जब 25 नवंबर को 2022 को सीबीआई ने चार्जशीट पेश की तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। अब अचानक मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है। तो जो भी अनुबंध था, जो भी समझौता था, वो हिमाचल गुजरात के संदर्भ में था। आगे आने वाला संकट बड़ा है। ये आम आदमी पार्टी काफी कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। अब जरूरत नहीं है, थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। लोग समझ नहीं पाते आपकी कुशलता को, आपके तौर तरीकों को। सब इसे इसी दृष्टि से देख रहे हैं। गुलरेज शेख जी थोड़ा बताइए ना क्या है। मैं आपको बताइए कि आपकी पैनल पर मैं कितनी बार बैठा हूँ, वो अलग अलग दलों के कई नेता ऐसे आते हैं जो दिन रात बीजेपी को या मोदी को भला बुरा कहते रहते हैं। क्या उनमें से किसी के घर पे छापा पड़ा? क्या उनके पास सीबीआई आई? क्या उनके पास आईटी आया? क्या उनके पास ईडी आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो गलत काम में संलिप्त नहीं थे। आप गलत करोगे तो डेफिनेटली इसका परिणाम वैसा ही आएगा जो आज सामने आ रहा है। ये लोग भुगत रहे हैं। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं ना कि किसी प्रकार का समझौता, देखिए माननीय केजरीवाल जी ने तो पहले कहा था गुजरात चुनाव के पहले कि गुजरात चुनाव से पहले मनीष को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मनीष जी गिरफ्तार हुए थे? नहीं हुए थे। देखिए सीबीआई एक स्वतंत्र बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करती है। और आप ये देखिए
कि सत्येंद्र जैन के विषय में भी ये लोग यही कहते रहे कि सत्येंद्र जैन को फंसाया गया है, फंसाया गया है। अरे भाई साहब, फंसाया गया है तो आप क्या कह रहे हो? क्या न्यायालय भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलता है? 7 महीने हो गए, न्यायालय उस व्यक्ति को जमानत देने को तैयार नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो सीबीआई के पास ऐसे एविडेंसेस होंगे जिसको देखकर न्यायालय इन लोगों को बार बार इनका आईना दिखा रहा है। तो इनका आईना दिखा रहा है। गुलरेज शेख तो मुग्ध है, इस समय काम ठीक चल रहा है, मनीष सिसोदिया तक पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं। और सड़क की लड़ाई में तो गुलरेज शेख कुछ कर नहीं पा रहे हैं दिल्ली में। हो सकता है इस लड़ाई के माध्यम से कुछ बात बन जाए। मुझे आना है अभिषेक चौधरी जी के पास, बड़े द्वंद्व में हो अभिषेक जी। आपकी हैसियत दर्शक से ज्यादा रह नहीं जाती। अब आपके कुछ नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का स्वागत कर रहे हैं, जयराम रमेश जो है नाराजगी जता रहे हैं। तो आप नतीजे पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी देश में ईमानदारी के संदर्भ में, संस्थानों के द्वारा पारदर्शिता के संदर्भ में एक अभूतपूर्व कदम है, स्वागत योग्य कदम है, या आप शर्मसार हैं? हो क्या रहा है देश के अंदर विपक्षी नेताओं के साथ, और आप मनीष सिसोदिया के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं? कहां खड़े हैं हमें जानने में सबसे पहले इस पर दिलचस्पी है। हिमांशु जी, मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहूंगा कि आज से कुछ महीने पहले जब सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, हमने इन सभी चीजों को देखा और बखूबी देखते हुए कई चैनल्स पे डिबेट भी करी और उन पे लगातार बहुत सारे चैनल्स पर चर्चा हुई थी। और तभी ये चीज तय थी कि जो लिकर पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई थी, ये तय था कि कुछ समय दूर और बहुत जल्द वो शख्स भी बीच में आने वाला है, उनको भी पकड़ा जाएगा। और आज हम सबके सामने है भली बात हम देख रहे हैं। आज से ठीक 7 से 8 महीने पहले कई चैनल पर बैठकर मैं खुद निजी तौर पर ये डिबेट में कहता था कि कब जैन साहब का इस्तीफा आएगा। एक व्यक्ति जिस पर लगातार इतने सारे आरोप लगते जा रहे हैं, बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब उनका इस्तीफा नहीं ले रहे। इतनी बड़ी बात हमारे सामने आई जब हमने एक वीडियो क्लिप देखी, एक दिल्ली के भव्य, मतलब इतनी बड़ी पार्टी बनती आ रही है। थोड़ा मनीष सिसोदिया पे रह लेते ना, सत्येंद्र जैन पे फिर कभी कार्यक्रम कर लेंगे। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, स्वागत योग्य कदम, सीबीआई की सराहना करते हैं, ऐसे ही काम करना चाहिए। या आप देख रहे हैं विपक्षी नेताओं के साथ हो क्या रहा है? जबरदस्ती लोगों को फंसाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, इस देश में तानाशाही लाई जा रही है। किसके साथ हैं आप? स्वागत करेंगे, गुलरेज शेख को बधाई देंगे, या नरेंद्र सोनी को सहानुभूति देंगे? इतना बताइए ना आप। देखिए, मैं तो कहता हूं इस बात में शाबाशी शेख साहब के लिए नहीं, मैं कहूंगा देखिए सीबीआई अपना काम बखूबी कर रही है। और अगर कोई भी निजी तौर पर गलत कार्य कर रहा है, ये तय था कि लिकर पॉलिसी में ये चीज थी और उसको हमने सभी ने देखा था। तो सोनी साहब यहाँ बैठे भी एक बात बोल रहे थे कि जगह जगह शराब के ठेके खुलवाने की बात कर रहे थे कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। सर, आपने भी बात कही। मैं कहता हूँ कांग्रेस के समय में शराब की दुकानें इस तरीके से नहीं थी कि कहीं एक फ्लोर है और उसके बीच में शराब की दुकान आपने खोल दी और वहां पर महिलाएं बच्चे बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे। माहौल खराब करके रख दिया आपने दिल्ली का। दिल्ली का यूं वो बुरा हाल था उस वक्त, मैं खुद निजी तौर पर देखता था सड़कों पर क्या। चौधरी साहब, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। ये आपकी पार्टी के नेता है ना, जयराम रमेश, महासचिव भी है, मीडिया सेल के इंचार्ज भी है। उनका ट्वीट है, आपने पढ़ा नहीं क्या? वो बहुत नाराज है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से। उनका कहना है कि ये ठीक नहीं हो रहा है देश में। और आप यहां पर इस कार्यक्रम में बता रहे हैं इन्होंने शराब में किया ही ऐसा है, जेल जाना ही था। तो ये आप अपनी पार्टी के नेताओं को बताते नहीं है क्या, कहां क्या बोलना है, कब क्या समझना है? इसीलिए पार्टी की हालत इतनी खराब रहती है। देखिए, जयराम रमेश जी ने क्या सोचकर ये बात कही मैं नहीं जानता। मैं माफी चाहूंगी, मैंने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा इस चीज पर, लेकिन ये मेरी निजी विचारधारा। मैं इस चीज पर कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गलत है तो गलत के साथ गलत होना चाहिए, सही होना चाहिए उसको बिल्कुल। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या वो मनीष सिसोदिया जी हो। चौधरी तो इस बात पर है, गड़बड़ थी, गड़बड़ पे कार्रवाई हुई है, सीबीआई का स्वागत है। गुलरेज शेख की पार्टी का भले ना हो, पर सीबीआई के कदम की तो सराहना है। पर अब इसमें समझना है कानूनी पहलू को। आता हूं गुलरेज जी, कपिल सागला जी इतनी देर से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से रोशनी मिलना बड़ा जरूरी है। ये सीबीआई तोता, फिर जाके आज ट्वीट आया, ये तोता बाज बन चुका है। पर सागला समझने की बात यह है कि छापा पड़ा, छापे के बाद में चार्जशीट आई, उस चार्जशीट में नाम नहीं आया। फिर अचानक घटनाक्रम ऐसा घूमा कि दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय,
इस समय सीबीआई हिरासत में है। थोड़ा कानूनी दृष्टि से बताएंगे। पहली बात तो ये कि ये ऐसा कैसे होता है, एक। दूसरा, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने अनुभवी लोग हैं, इतने लोग समर्थन में हैं, इसके बावजूद भी सीबीआई कोर्ट से उन्हें हिरासत में भेजा जाता है और जमानत की याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कहती है सीधे कैसे आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। ये इतनी बड़ी चूक क्यों होती है? ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि भाई जब लोअर कोर्ट से केस जमानत अर्जी रद्द होती है तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्या ये जो अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते हैं, आम आदमी की पार्टी बताते हैं, क्या इन्होंने अपने आप को विशेष महसूस कर लिया कि इन्हें लगता है कि आम आदमी के लिए ये व्यवस्था है कि वो पहले लोअर कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? ये आम आदमी पार्टी है, पर ये विशेष लोग हैं, बड़े लोग हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इनकी बात सीधे सुननी चाहिए। क्या जरूरत है हाई कोर्ट की? थोड़ा इस पर रोशनी दें कपिल साकला जी। साकला साहब शायद आपने म्यूट का बटन दबाया, उसे अनम्यूट कर देंगे। आई एम सो सॉरी जी हाँ जी, तो सॉरी। मैं ये कह रहा था कि जिस खूबसूरती से आपने ये बात कही है, शायद मैं भी नहीं कर पाता और कोई और भी नहीं कह पाता। बहुत ही बढ़िया, और बात एकदम सही है। दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें डॉक्टर साहब। एक बात यह है कि सारे के सारे, स्पेशली जब आपके जो स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसे पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली अभी तक लॉ पे बात नहीं कर रहा। देखिए, कोर्ट में केस है, कोर्ट में ये भूल जाइए कि सीबीआई का केस है या पुलिस वाले का केस है या किसी पार्टी का या बड़े नेता का केस है। इशू सिर्फ ये है कि एक मैटर में एक व्यक्ति अरेस्ट होता है, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। लड़ाई इस बात में होती है उसे जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए या पुलिस रिमांड में भेजा जाए, इंटेरोगेशन की जरूरत है या नहीं है। कोर्ट दोनों पार्टियों की दलीलें सुनती है, प्रोसिक्यूशन की भी सुनती है, इन्वेस्टिगेशन की भी सुनती है, और अक्यूज के अपने बड़े दिग्गज वकील, हिंदुस्तान के बहुत ही बढ़िया वकील, दिल्ली हाई कोर्ट के टॉप के वकीलों की दलीलें सुनती है और ये कहती है कि मेरे हिसाब से इसमें कस्टोडियल इंटेरोगेशन अनिवार्य है। 5 दिन का इंटेरोगेशन का समय देती है, पुलिस रिमांड दे देती है। तो बाकी सारी बातें भूल जाइए कि भैया चार्जशीट में नाम था या नहीं था। क्वेश्चन ये है कि वो सारी की सारी चीजें कोर्ट सुन चुकी हैं और अपना दिमाग लगा चुकी है और कॉग्निजेंस ले चुकी है और ये कह चुकी है कि इस मैटर में पुलिस इंटेरोगेशन की जरूरत है। और किस बारे में बोला? क्योंकि 3 बहुत बड़े पॉइंट्स बोले गए थे। एक ये बोला गया था, भैया जो मोबाइल, जो अगर किसी को ये बोला जाए कि आप अपने खिलाफ स्टेटमेंट दीजिए तो वो गलत है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके खिलाफ है। मगर अगर कोई चीज सिर्फ आपके पास है या आपके नॉलेज में, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप पुलिस को बताएं, स्पेशली अगर आप इनोसेंट हैं। उनसे ये पूछा गया, भैया ये बताइए आपके मोबाइल फोन कहाँ गायब हो गए? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उनसे पूछा गया, भैया वो जो फाइल थी वो कहाँ गायब हो गई? उन्होंने कहा कि शायद मुझे नहीं पता। और यही वाली बात सीबीआई ने कोर्ट में बोली। तो जहां तक ये वाली बात है कि भैया चार्जशीट में नाम था नहीं था, वो सारी चीज तो चली गई। दैट इज फ्लोन अंडर द ब्रिज, दैट इज गॉट। और दूसरा, बाय लॉ ये जरूरी नहीं है कि एफआईआर में भी आपका नाम हो, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में आपका नाम आ सकता है। ये भी जरूरी नहीं है कि चार्जशीट में आपका नाम हो। चार्जशीट के बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी जा सकती है, जब पता चले कि भला भैया ये फला फला व्यक्ति का नाम उसमें आया। तो जहां तक ये दूसरी बात होगी, लीगल दलीलों पे कोई भी बात नहीं कर रहा, सारे पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर। और जो आपने फिर आखिरी बात बोली, बहुत ही खूबसूरती से बोली कि भैया ट्रायल कोर्ट के बाद आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? क्योंकि आप ये मान के चले थे कि एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे युवा साहब का केस था, एक जर्नलिस्ट का केस था, तो आप मान के गए ये एक्सेप्शनल केस है, वैसे एक्सेप्शनल केस मान लेता हूं। ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सभी के लिए है वो आपके लिए भी है, और आप हाईकोर्ट पहले जाइए और फिर आइए। और ये जो बोला गया, ये बहुत ही अच्छी तरह बोला, बहुत ही खूबसूरती से बोला और बहुत ही ईमानदारी से बोला गया, क्योंकि आप हर चीज में सुप्रीम कोर्ट का सीधा दरवाजा नहीं कर सकता, आप लॉ पे जा सकते हैं। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स भी हो रही हैं, जो बात दलीलें दी जा रही है, वो सारी पॉलिटिकल दी जा रही है। और यही बोला जा रहा है ये खास आदमी है, ये आम आदमी नहीं है, इसे खास आदमी की तरह ट्रीट करना जा रहा चाहिए। जब तो लॉ सबके लिए नहीं बदलता, लॉ सबके लिए बराबर रहेगा, यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़े तर्कपूर्ण तरीके से कपिल साकला साहब ने भी इस बात को कहा। ये कानून सबके लिए बराबर है, ये हमारे संविधान के अंतर्गत मूलभूत सिद्धांत है। आप उस सिद्धांत से परे क्यों जाना चाह रहे हैं? एक सवाल। पर मैं साथ में आपसे समझना ये चाहता हूं साकला साहब कि जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। गिरफ्तारी क्यों की जाती है? गिरफ्तारी इसलिए की जाती है कि पूछताछ करनी है, एक, और गिरफ्तारी में इसलिए रखा जाता है कि वो सबूत को प्रभावित ना करे, जांच को प्रभावित ना करे।
इतना संवेदनशील मसला, तकरीबन 7 महीने 8 महीने से कार्रवाई चल रही थी, और मनीष सिसोदिया कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो अपने आप को बड़ा आदमी मान रहे हैं तो ठीक है, बाकी जनता भी मानती है। दिल्ली राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रभावशाली नेता है। 8 महीने तक जो व्यक्ति खुला रहा, उसे अचानक सीबीआई सोच रही है कि अब इसे गिरफ्तार रखना चाहिए। थोड़ा इसके विषय में बताएं, क्या आपको नहीं लगता है कि सीबीआई को जो काम 8 महीने पहले करना चाहिए था, या 8 महीने का जो विलंब है, ये मामले को सस्पिशियस बनाता है, संदेहास्पद बनाता है, राजनीतिक बनाता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये बात उल्टी हुई, और वो इसलिए हुई क्योंकि एक जी, अगर सीबीआई बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी प्रॉपर सबूत के, या बिना किसी प्रॉपर केस के किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती, और ये खास आदमी है, आपने सही बोला, बड़े नेता हैं, तो कोर्ट उसी समय उनको बेल भी दे देती और बोलती अभी आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, ये अरेस्ट पॉलिटिकल लग रही है जी। तो इसी वजह से कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पहले कोई तथ्य लाना चाहती है आपकी अरेस्ट को अरेस्ट बहुत बड़ी जस्टिफाई करने की। ये हो गई एक बात। और जो दूसरी बात है कि अरेस्ट कब किस वजह से करा जाना चाहिए, नहीं करा जाना, पर्सनली मैं तो ये मानूंगा कि भैया जब तक कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, भगोड़ा ना हो, तो उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है। ये मेरा मानना है कि भैया आपको किसी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन 3rd डिग्री करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। पर ये एक आइडियल वर्ल्ड है, और जब तक ये, जैसे कि मैंने कहा, सबके लिए नहीं हो जाता, किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति विशेष या एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आप स्पेशल नहीं मान सकते। तो जो लॉ है वो यही है कि अगर आप इंटेरोगेशन में या इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, चीजें छुपा रहे हैं, तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोर्ट में जाके बोल सकती है हमें कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत है, और कोर्ट ये देखते हुए कि आप पार्टिसिपेट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कस्टोडियल इंटेरोगेशन दे देगी। कोर्ट ने एग्जैक्टली वही करा है जो हर दूसरे केस में कोर्ट ने एग्जैक्टली वैसे ही कहा है। अब मैं आता हूं नरेंद्र सोनी जी, एक बार फिर आपके पास में, बड़ी उलझन में हूं मैं। ये मनीष सिसोदिया के साथ आपने किया क्या आम आदमी पार्टी ने यह मान लिया है कि हाँ मनीष सिसोदिया ने गड़बड़ की है? क्या अरविंद केजरीवाल ने मान लिया है कि हाँ मनीष सिसोदिया ने वाकई चोरी की है? ये सवाल इसलिए जहन में आ रहा है कि एक नेता थे सत्येंद्र जैन, जो मंत्री थे, वो 7 महीने से जेल में थे, उनका इस्तीफा नहीं लिया, ना मंजूर किया। मनीष सिसोदिया तो अभी जेल में नहीं पहुंचे, सीबीआई की हवालात में है, उनका इस्तीफा आ भी गया और मंजूर भी हो गया। तो थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। सत्येंद्र जैन को 7 महीने तक बर्दाश्त कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, या मनीष सिसोदिया के संदर्भ में 48 घंटे में हथियार डाल दिए? ऐसा तो नहीं कि कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, सारी टीम कट गई थी, एक बचे थे मनीष सिसोदिया, वो भी गए। क्या कहते हैं केजरीवाल जी बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्रवाई करा रही है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में कोई काम ना किया जाए, दिल्ली के काम प्रभावित हों, और जब काम प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं उनको जनता में अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। भाई केजरीवाल ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जब सरकार के मंत्रियों, 2 मंत्री अब इस सरकार से उठा करके उन्होंने उसको जेल में डाल दिया है, तो काम प्रभावित हो सकता है। अब जब काम प्रभावित ना हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, तो काम अब अलग अलग बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके दिल्ली सरकार कराएगी। मुझे लगता है ये निर्णय रहा होगा, और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। और आज ये तो एक अच्छी बात है ना। अभी तक तो विपक्षी लोग यही कहते थे। कैसी अच्छी बात है नरेंद्र सोनी जी? सत्येंद्र जैन को 7 महीने 8 महीने तक आपने मंत्री बनाए रखा, जेल के अंदर बंद होते हुए भी। मनीष सिसोदिया को 48 घंटे भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ मंत्री के तौर पर बने रहना। भाई अगर करना ही था तो सत्येंद्र जैन का आज मंजूर कर लेते, 7 महीने बाद मनीष सिसोदिया को कर लेते। ये मनीष सिसोदिया को तुरंत निपटा दिया आप, ठीक किया अपने नेता के साथ। इतना महत्वपूर्ण नेता, 48 घंटे भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ सीखचों के अंदर। अभी आप ही ने मनीष सिसोदिया जी के 18 डिपार्टमेंट थे, और ये 18 पहले से नहीं थे। ये सत्येंद्र जैन जी के जेल जाने के बाद उनके भी डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया जी देख रहे थे। तो वहां तक तो एक मतलब काम चल रहा था, दिल्ली के लोगों का काम रुकने नहीं दिया गया जी। लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया को भी इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं काम प्रभावित होने का पूरा माहौल बना दिया गया। काम प्रभावित होगा ही,
भाई 18 विभाग जो व्यक्ति देख रहा है और वो है नहीं, तो काम तो प्रभावित होगा। इसलिए दिल्ली के लोगों का काम ना प्रभावित हो, उन्होंने दिल्ली की जनता के हित में अपना इस्तीफा दे दिया, और यही तो चाहते थे, विपक्षियों की और भी यही सत्येंद्र जैन मांग का थी। क्यों नहीं लिया था, थोड़ा इसके संदर्भ में भी बता दो फिर नरेंद्र सोनी जी। सत्येंद्र जैन का नहीं लिया, पर मनीष सिसोदिया का इसलिए ले लिया कि दिल्ली का काम प्रभावित न हो। तो मतलब एक नाकारा आदमी थे सत्येंद्र जैन, एक काहिल आदमी थे, किसी लायक नहीं थे, कोई समझ नहीं थी, कोई बुद्धि नहीं थी, कोई विवेक नहीं था, इसलिए उनका रहना ना रहना प्रभावित नहीं कर रहा था। मनीष सिसोदिया बहुत महत्वपूर्ण आदमी थे, अब वो नहीं है तो दिक्कत हो गई, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं तो आप है ना, मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया, हमने कहा कि जब सत्येंद्र जैन के डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया देख रहे थे जी, अब उनको कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब ये सब लोग चाहते थे, विपक्षियों का भी यही मांग थी। अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा लें तो समस्या, ना लें तो समस्या की अभी क्यों ले लिया, अभी इनको भी चलना चाहिए था। तो ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो कसम खाई है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की जी, और किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों के काम ना कर पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जाल बिछा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा निर्णय है। अब जो है तो दिल्ली के लोगों के तो काम एक सवाल और फिर जाके मैं गुलरेज शेख के पास चलता हूं। अरविंद केजरीवाल अब साहस दिखाएंगे, दिल्ली की जनता के प्रति अपना दायित्व निभाएंगे, अब उम्मीद करें कि अरविंद केजरीवाल कुछ महत्वपूर्ण महकमे अपने पास रख के दिल्ली की जनता के लिए सेवा करेंगे, या एक बार फिर कोई नए चेहरे, कोई नई गर्दन तलाशेंगे जो भाजपा के हवाले हो सके? देखिए, ये केजरीवाल जी का अपना अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी कर नहीं सकता हूं। ये उनका, माननीय मुख्यमंत्री का ये अधिकार क्षेत्र होता है कि वो क्या डिपार्टमेंट अपने पास रखेंगे और क्या दूसरों को देने वाले हैं। तो इसमें ना मैं कुछ कह सकता हूं, ना मेरा ये अधिकार क्षेत्र है, और ना ही ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट होने से पहले मैं कोई स्टेटमेंट दे सकता तो हूं। सोनी जी की तो मर्यादा है, अपनी सीमा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि केजरीवाल के संदर्भ में हम क्या कहें, पर गुलरेज शेख जी को तो खुला मौका है। तो गुलरेज जी क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल से आपका कोई आग्रह, कोई अपील, कोई अनुरोध है कि केजरीवाल जी आप इतने गुणी व्यक्ति हैं, इतने योग्य आदमी हैं, इतने प्रतिभावान हैं, दिल्ली की जनता के प्रति आपका दायित्व है, अब आप ही संभालिए। मनीष सिसोदिया 18 विभाग संभाल सकते हैं जो उनके अंडर में थे, तो केजरीवाल तो 27 संभाल सकते हैं। क्या कहते हैं गुलरेज शेख जी? मंशू जी, जब आपने कह दिया कि मैं तो खुल के कह सकता हूं, तो थोड़ी देर में इन दोनों की जगह, अर्थात नरेंद्र सोनी जी और अभिषेक चौधरी जी की जगह अपने आप को रख लूं, तो मैं कैसा संवाद करूंगा? जब मैं कुर्सी बदल लेता हूं तो मैं कहूंगा कि संभवतः जो मनीष है ना, मनीष की इच्छा जो थी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थी, इसलिए बीजेपी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने मनीष को जेल में भिजवा दिया। फिर दूसरी तरह से क्या कहूंगा कि अरे इनका इस्तीफा भी ले लिया। इस्तीफा इसलिए लिया गया इनका क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते थे सत्येंद्र जैन ने तो स्पा ही बनाया था, जेल का मसाज पार्लर ही बनाया था, ये तो मधुशाला भी खोल देंगे और साथ में पता नहीं क्या क्या करेंगे जी। तो जब आपने मुझे छूट दी थी बोलने की, तो मैं खुल के बोला कि संभवतः हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ऐसी भी बन सकती है। लेकिन आपको ये समझना होगा हिमांशु जी कि कितने मंत्री, बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स अगर जेल में जाएंगे और कोर्टें इन लोगों को, यदि कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इनको बेल नहीं देती हैं, तो केजरीवाल क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, क्योंकि जब ज्यादा आदमी एक्सपोज होता है और उसके बाद भी कुछ करता हुआ नजर नहीं आता तो फिर पब्लिक में भी तो आप सराहना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छा निर्णय लिया कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का आखिरकार इस्तीफा ले लिया। आप स्वागत करते हैं, इसके लिए बधाई देंगे अरविंद केजरीवाल को? तो बधाई के पात्र हैं कि ठीक है 7 महीने बाद जागे, लेकिन जागे तो सही, ठीक है, व्यक्ति अगर जागता है तो उसको बधाई देनी चाहिए, ये काम पहले हो जाना था। लेकिन अब ये देखो, अच्छा मैं सिर्फ एक विषय पर आता हूं गुलरेज शेख जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो कुछ भी है वो मनीष सिसोदिया के स्तर पर ही किया हुआ है? क्योंकि सीबीआई अपनी चार्जशीट में ये बात मेंशन कर रही है, जो कुछ भी हुआ उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब के चुनाव में हुआ, जो कुछ भी हुआ तो उसका इस्तेमाल गुजरात के चुनाव में हुआ। तो यह मसला मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी और इन राज्यों तक ही सीमित है।
अरविंद केजरीवाल की इसमें कोई भूमिका नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं नहीं मामला यहीं पे नहीं रुकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल तक जाना चाहिए? क्योंकि लाभार्थी तो आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल है। क्या मंशा है गुलरेज शेख जी, वो भी तो थोड़ा बता दीजिए ना। हिमांशु जी, हम पॉलिटिकल सर्कल्स में रहते हैं और हमसे 4 कदम आगे बढ़कर आप पॉलिटिकल सर्कल में भी रहते हैं और जर्नलिस्ट के सर्कल में भी रहते हैं। क्या आपको नहीं पता है कि पंजाब में भी जो निर्णय होते हैं वो अरविंद केजरीवाल करते हैं? तो डेफिनेटली इस निर्णय में भी वो भागीदार हैं। लेकिन अब ठीक है, उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी तक के पोर्टफोलियो नहीं है, इसलिए शायद वो सीधे डायरेक्ट हिरासत में नहीं आ रहे। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि फेस टाइम पे एक कॉल हुआ था, उस कॉल में जो बताया जाता है कि मिस्टर नायर जो दारू के मामले में थे, अरविंद ने क्या कहा था? अरविंद जी ने कहा था मनीष सिसोदिया को कि मेरा आदमी है, और उसको काम दिया गया था। तो ये सब चीजें भूल नहीं सकते आप कि क्या हुआ है। और डेफिनेटली जो कुछ भी हो रहा है, बक स्टॉप्स ऑन द गेट ऑफ अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी में जो भी काम होता है, देखिए जो भी थोड़ा तेज चलता था, चाहे फिर वो वकील साहब थे या फिर यादव साहब थे या फिर कुमार विश्वास थे, जितने भी थे जो थोड़ा तेज चलते थे, उनको तो बाहर का रास्ता पहले ही दिखा दिया है। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही रिमोट कंट्रोल है, ये बाकी तो नाचने वाले गुड्डे गुड़िया है। तो कुल मिला के जो कुछ भी है वो अरविंद केजरीवाल ही है। मैं एक बार फिर अभिषेक चौधरी जी के पास आता हूँ। अभिषेक चौधरी जी, मैंने कहा था यार, आपकी पार्टी के नेता है जयराम रमेश, उनकी भाषा कुछ और, आपकी भाषा कुछ और। आपने कहा मैंने देखा नहीं। मैंने कहा इतनी तो मदद मैं आपकी कर ही सकता हूं कि दिखा दूं। एक बार देखिए स्क्रीन पे जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। INC India has always held the belief that institutes like ED, CBI and Income Tax Department have become instruments of political vendetta, harassment under Modi सरकार। जी अभिषेक जी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल नहीं सर, देखिए बिल्कुल जयराम रमेश जी बहुत सीनियर हमारे नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। बिल्कुल मैं बात कहता हूँ, लेकिन देखिए सही और गलत की कथनी में तो फर्क है। और मैं ये कहता हूँ कि ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले भी तय था। मैं फिर दोबारा ये चीज कहता हूँ कि जब लिकर पॉलिसी के लिए ये सारा खेल रचा गया था, तभी ये चीज तय हो चुकी थी। और मैं अपने साथी प्रवक्ता जो आम आदमी पार्टी के, मैं उनको एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि देखिए जैन साहब के जो मंत्रालय थे वो सिसोदिया साहब पर आए। अब सिसोदिया साहब के किस पर आएंगे मैं नहीं जानता। मैं कहता हूँ हमारे दिल्ली की मुखिया, उनकी भी आप जो भी डिपार्टमेंट है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस पे जाने चाहिए। क्योंकि देखिए आटे के साथ घुन के साथ गेहूं भी पिसता है, ये बहुत सरल सी बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और गलत के साथ जो चीज है, अगर आप गलत करोगे तो बिल्कुल उसका नतीजा हम सबके सामने है। मैं इसमें और कोई कमेंट नहीं रखूंगा। पर अभी आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, गिरफ्तारी का, इसको भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बता रही है? ये बताने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और विस्तार से बौखलाकर उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। यह गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, जनता को यह बताने की कोशिश है, और तमाम विपक्षी नेता जिनमें जयराम रमेश भी शामिल है इसमें मददगार की भूमिका में है। क्या कहते हैं आप? देखिए आप अपना दोबारा से रखेंगे सर प्लीज। मैंने कहा कि जिस तरीके से इस गिरफ्तारी को बताया जा रहा है कि यह भाजपा का षड्यंत्र है विपक्षी नेताओं के संदर्भ में, क्या जनता के बीच सहानुभूति आने का अंदेशा आपको नहीं है कि मनीष सिसोदिया की यह गिरफ्तारी जनता में आम आदमी पार्टी के लिए नई उम्मीद, नई सहानुभूति, नया वातावरण तैयार करेगी? नहीं, उम्मीद नहीं है तो दिल्ली की जनता, उनकी तो आंखें खुल रही है, उनको तो सच्चाई पता लग रही है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जनता को तो सच्चाई पता लग रही है। अभिषेक जी को लगता है कि नहीं, जनता समझ रही है कि ये किस तरीके की कथनी और करनी में अंतर वाले लोग हैं? मुझे कपिल साकला जी के पता ना, लेकिन उससे पहले गुलरेज जी के पास सुन लेते हैं। जी गुलरेज जी, क्या हुआ? अभिषेक जी से इतना पूछना चाहता हूं मैं कि संदीप दीक्षित जी ने कहा है कि अगर ढंग से जांच हो जाए तो अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। इस पर कोई टिप्पणी करेंगे अभिषेक जी? अभिषेक जी तो व्याकुल है, कितनी जल्दी जाए? जी अभिषेक जी, आपने अभी सुना नहीं, मैंने अभी बात कही कि अभी जैसे जैन साहब के मंत्रालय थे वो सिसोदिया साहब पर आए। सिसोदिया साहब के मंत्रालय किस पर जाएंगे मुझे नहीं पता। तो मैं कहता हूँ दिल्ली के मुखिया के जो कार्यकाल है आप उनके लिए भी आप संभाल के रखिए कि किस पर जाएंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जगह भी जेल में देख रहे हैं अभिषेक चौधरी जी। डॉक्टर गुलरेज शेख, आप पे बड़ा भरोसा है अभिषेक जी को, आप चिंता मत करो। आप आंकना चाह रहे थे ना कि आप पे कितना भरोसा है, अभिषेक जी ने बताया पूरा भरोसा आप पे है।
लेकिन मैं कपिल साकला जी के पास आना चाहता हूं और कपिल साकला जी जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के कहे का सम्मान करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, क्या विकल्प है? ऑप्शन भी कहा है जी बोलेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट वापस जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी पड़ेगी। पर साकला साहब, आप तो बहुत ही मशहूर लॉयर हैं। अमूमन जो ये हाई प्रोफाइल केस होते हैं, इनमें जमानत वमानत देने के संदर्भ में लोअर कोर्ट एक संकुचित रवैया रखती है। ये व्यवहारिक पहलू है, क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? सामान्य तौर पर माना जाता है कि इसमें जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं होगी, स्पेशल कोर्ट से नहीं होगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद रहती है। और कौन चेहरे उसमें पैरवी के लिए आ रहे हैं, इस पर भी बड़ा निर्भर करता है। इस मसले पर कुछ कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मैं 25 साल से क्रिमिनल लॉयर रहा हूं और शायद आप जानते हैं कि शायद साल में एक दो तो बहुत बड़े नेताओं की और इंडस्ट्रीज के केसेस करता हूं जी तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसमें। देखिए, कुछ बड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होती है। जी जब 24 साल पहले या 21 साल पहले जब मैं यूरिया स्कैम में एक नए बच्चे की तरह पेश होता था तो कोई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी नहीं होती थी। मैं चाहे कितना अच्छा भी बोल दूं, मेरी जुबान कितनी भी साफ हो, मैं कितना भी लॉ पढ़ के चले जाऊं, पर एक बच्चा बोलता है। जी तो जब तक कि मैंने अपना मेरिट एस्टैब्लिश नहीं करा तब तक कोर्ट से मुझे उतनी सीरियसली नहीं लिया। ये सच्चाई है। जी आज बाल सफेद हो गए हैं, शायद वो जजेस भी मुझे 25 साल से देख रहे हैं तो उनको ये मालूम है, मेरे जैसे वकीलों को, जी कि कौन वकील लॉ पे बात कर रहा होता है, कौन वकील मुद्दे की बात कर रहा होता है, कौन हवाबाजी कर रहा होता है, कौन हवाई फायर कर रहा होता है कि लग गया तो लग गया, वरना जनाब में कुछ और बोल देता हूं। जी राइट? तो एक जो फेस वैल्यू की बात होती है ना, एक चलिए मान गया कि आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हुई, मेरे जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर तो ये मानते हैं कि क्योंकि आप टिके रहते हैं। जी अमिताभ बच्चन का ये था ना कि जब वापस भेज दिया गया था, उनके पिताजी ने कहा था कि जी जब दरवाजे बंद हो जाए तो खिड़की से जाओ। वही वाली बात है, अगर आप टिके रहोगे तो आपका नंबर आएगा। जी तो एक बहुत जरूरी चीज है कि वो जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कोर्ट्स को पता होता है, आपको रोज सुन सुन के कि आप कितना भार है आपकी। जी तो ये चीज जो होती है वो आपके फेवर में काम करती है और उसमें ये जरूर देखा जाता है। देखिए, कुछ ये देखा जाता है कि फेस वैल्यू किसकी ज्यादा है किसकी कम है, वो बड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होती है, कौन कितना अपियर हुआ है किसी कोर्ट पे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जो बड़े केसेस होते हैं ना डॉक्टर साहब, जी उसमें क्या होता है, लॉ एस्टैब्लिश होने की बहुत बड़े चांसेस होते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा केस था जिसमें एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई थी, परंतु वो जो व्यक्ति थे वो अरेस्ट हो गए थे और ये आर्ग्यू करा गया था कि जी मैं बेल नहीं लगाऊंगा, जबकि इन्फ्रक्चुअस हो गई एंटीसिपेटरी बेल। चूंकि एंटीसिपेटरी बेल लगी हुई थी तो वो अभी भी आपकी जुडिशियल कस्टडी में है, आप बेल की आर्ग्यूमेंट एंटीसिपेटरी बेल में सुन सकते हैं। अगर ये चीज अलाउ हो जाती तो एक नया लॉ लेड डाउन होता, इसलिए एक लॉ की प्रपोजिशन रखी। ऐसे ही बासु की जजमेंट थी, बहुत बड़ी जजमेंट थी, जिसमें ये हो गया कैमरे लगाना फिट करना जरूरी है, बोलना जरूरी है कि भैया आप किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट करने के बाद एक फोन कॉल आप देंगे, जैसे कि ये हो गया। एक और बहुत बड़ा केस था विशाखा गाइडलाइन, एक ऐसे केस था, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है कि जो वर्क प्लेस में होता है औरतों को बचाना चाहिए, उसके लिए लॉ लेड डाउन करना चाहिए। तो जो बड़े केसेस होते हैं, कितनी बार नेताओं के केस हो गए या ऐसे केसेस जो हाईलाइट हो जाते हैं मीडिया की वजह से, उसमें लॉ जो होती है वो इस्टेब्लिश होने के चांस। और जो लॉयर्स भी आर्ग्यू करने आते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगा, वो भी कितनी बार एक ऐसी लीगल प्रपोजिशन लेकर आते हैं जो हम सुन के सोचते हैं अरे ये तो बच्चे को भी पता था, परंतु वो कुछ एक नया एंगल लेकर आते हैं, एक नया रूप दिखाते हैं। अगर वो चल गया तो आप ये सोचिए कि हमारी लॉ एक नए पड़ाव पे पहुंच गई, एक नई चीज इस्टेब्लिश करके। अगर नहीं हुआ तो वहीं पे आगे कि भैया रास्ता तो यही था, हाईवे था, आप साइड की गली से क्यों जा रहे थे, शॉर्टकट क्यों ले रहे थे आप। तो ये दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट है, मैं ना इस तरफ जाऊंगा ना उस तरफ जाऊंगा। एज अ लॉयर मैं इस बात को रिस्पेक्ट करता हूँ कि हर लॉयर, राम जेठमलानी साहब कहते थे कि वो जजमेंट्स पे नहीं साहब, मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं आपसे। मैंने जो एक टिप्पणी की थी ना, उस टिप्पणी पर आपकी टिप्पणी चाहिए। आपने पिछली बार के चरण में जब हम बातचीत कर रहे तो आपने कहा कि आर्गुमेंट हो चुके कोर्ट में और कोर्ट ने उसके बाद में पूछताछ के लिए अनुमति दी है। और मेरा आपसे सवाल था कि व्यवहारिक अनुभव यह है कि निचली अदालतें अमूमन ऐसे विषयों के संदर्भ में छोड़ने की हामी नहीं भरती। इसके संदर्भ में कुछ तो कहिए, आपसे बड़ी उम्मीद है हमें। दे दिया था, हाँ या ना में नहीं दिया, क्योंकि इंटेरोगेशन मेरी नहीं हो रही थी, पर शायद शब्दों के बीच में आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा था। जी, तो शब्दों के बीच में मैं समझूं, हाई कोर्ट के संदर्भ में जो आम आदमी पार्टी जाने जा रही है,
इसमें कौन से बिंदु हैं? आम आदमी पार्टी लगातार ये बताने की कोशिश करे कि कुछ भी तो नहीं है। आपने इस विषय को देखा है, फोनों का इस्तेमाल, फोनों को डिमोलिश करना, ड्राइव्स का डिलीट किया जाना, मूलतः केस इस संदर्भ में बन रहा है कि आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। यह विषय कितना गंभीर रहता है सकला साहब? जी, जहां तक कि ये विषय और ये जो एलिगेशन है ये बहुत सीरियस नेचर है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट पे जो होता है बेल डिसमिस करी जाती है। आपका कंडक्ट बहुत जरूरी होता है जी। कि जब आपके पास ये लिबर्टी थी कि आप अरेस्ट नहीं हुए थे, तब क्या आप अपनी लिबर्टी को मिसयूज कर रहे थे? क्या आप इन्वेस्टिगेशन में आप जब जा रहे थे तो ऐसा तो नहीं था कि आप एविडेंस गायब कर रहे थे, तोड़ रहे थे, छुपा रहे थे, डरा रहे थे वगैरह वगैरह? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। जब हाईकोर्ट में जाएंगे, जो मैंने कहा जो लॉयर्स हैं बहुत दिग्गज है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बड़े और मेरे साथ भी हुआ है, जब हम बड़े पॉलिटिशियन के केसेस कर रहे होते हैं तो जो पॉलिटिकल लोगों के साथ में जो लोग होते हैं उनका भी अपना एक प्रेशर होता है। वो ये चीज जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं कि जी हमारा नेता बहुत बड़ा नेता है, उसके बारे में जरूर बोलिएगा। तो आप जब उस चीज पे जाते हैं तो क्या होता है, एक अलग किस्म का प्रेशर होता है, क्योंकि जो कोर्ट्स होती हैं वो इवैल्यूएट करती है सिर्फ एविडेंस को। आप एविडेंस के आसपास जब जाते हैं तो इवैल्यूएट नहीं करना चाहती। आपकी जो बातें होती हैं वो जनरल टॉपिक में मिक्स हो जाती है और डाइल्यूट हो जाती है। तो शायद अगर हम इस लिमिटेड पॉइंट पे जाएं कि जी ऐसा है कि मुझसे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उसका जवाब दिया, जो मेरे पास नहीं है मैं उसको कैसे ला सकता हूं, और मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट है, आप उसके बियॉन्ड कैसे मुझसे पूछ सकते हैं? आप ये तो नहीं बोल सकते तुम लिख कर दो कि मैं गिल्टी। और जहां तक ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसके एविडेंसेस मैं ये दे चुका हूं, ये मेरी नॉलेज। शायद जब आप ये बोलते हैं तो आप कोर्ट का मन, और ये हम फौजदारी की वकालत में कहते हैं कि जज साहब के दिमाग से पहले उनके मन को अपनी तरफ लेकर जाओ, उसके बाद जज साहब जब दिमाग लगाएंगे तो आपकी तरफ से लगाएंगे। तो शायद वो मन की तरफ लाने के लिए आपको अपनी क्लाइंट की पहले दिल जीतिए फिर दिमाग को अपने अनुसार कीजिए। ये चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। और मैं गुलरेज शेख जी वगैरह सबसे बात कर चुका हूं, लेकिन एक आखिरी टिप्पणी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से लेना चाहता हूं, जो संयोग से खुद भी वकील है। तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब इसमें राजनीतिक लड़ाई जीतने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि पहले आप कानूनी लड़ाई जीतें? ये सड़क पे प्रदर्शन में जितनी मेहनत हो रही है उससे अच्छा अच्छे वकीलों की जमात इकट्ठा करके हाईकोर्ट से अपने लिए राहत लें तो ज्यादा राजनीतिक फायदा रहेगा। क्या सोचते हैं नरेश सोनी जी? अब लड़ाई कानूनी लड़ेंगे या सड़क पर हो हल्ला ही करेंगे? बिल्कुल, देखिए तरीके से ही देना है और हाई कोर्ट का रुख करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे। दोनों तरफ से लड़ाई जारी रहेगी। और इस बीच में ये और कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को आपके माध्यम से कि दिल्ली के लोगों का काम नहीं रोका जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी मन में एक इच्छा पाले बैठी है कि ना काम रुकेगा ना लड़ाई रुकेगी। भाजपा से भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और दिल्ली के लोगों के विकास के लिए भी हम लगातार लड़ते रहेंगे। ये बात हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि आम आदमी पार्टी की बुनियाद में था ईमानदारी। वो ईमानदारी दांव पर है। इस मसले पर आम आदमी पार्टी संदेह के दायरे में आ चुकी है। कानूनी तौर पर जो कुछ भी दिशा निर्देश आने वाले समय में आएंगे वह भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक दिशा को तय करेंगे। अगर इस शराब घोटाले के अंतर्गत दिल्ली सरकार या मनीष सिसोदिया की संलिप्तता पाई जाती है तो यह उस कमाई के संदर्भ में बहुत बड़ा आघात होगा जो पिछले एक दशक में आम आदमी पार्टी की पूंजी बनी है। क्या आम आदमी पार्टी अपनी पूंजी बचा पाएगी? सवाल रहेगा। हम लगातार इस विषय पर निगाह बनाए रखेंगे और समय समय पर अपने पैनलिस्ट के साथ में आपके बीच में आते भी रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि अगर मैं सच कहूं तो सब्र ही की आजमाइश है। अगर मैं सच कहूं तो सब्र ही की आजमाइश है। ये मिट्टी इम्तिहान प्यारे, ये पानी आजमाइश है। निकल कर खुद से बाहर, भागने से खुद में आने तक, फरार आखिर है ये कैसी आजमाइश है। कामी शाह ने कमाल की बात कही थी। आम आदमी पार्टी अभी इस आजमाइश पर विचार करती है। देखें नतीजा क्या लेकर आती है। अरविंद केजरीवाल इस चुनौती से कैसे उभरते हैं या इस चुनौती में उलझकर ही रह जाते हैं। दिलचस्प रहेगा आने वाला समय।
निगाह बनाए रखेंगे। इसी के साथ अब मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ बढ़ो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, अविनाश, अ रिलेशन फॉर लाइफ।